नमस्कार बचवा लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर नवदीप सर के साथ। और दोस्तों, आज के इस जबरदस्त, शानदार और जिंदाबाद सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रोगों के बारे में। और रोग जो है वो रोग क्या है, ठीक है। रोग देखिए, मानव रोग जो है, मानव रोग किस किस तरह से हम लोग लोगों के शरीर में देखते हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि रोगी काया अगर हो जाए तो उससे खराब कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख है निरोगी रहना। अगर जीवन में कोई रोग नहीं है, अगर आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, अगर आप निरोगी हैं तो बस, तो फिर क्या चाहिए जीवन में। और एक दूसरी बात यह है कि निरोगी रहना सिर्फ यहां से होता है, मतलब ये जो खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी से निरोगी रहने वाली बातें पूरी तरह से होती हैं। दोस्तों, आपको जितना ज्यादा खुश रहना है, आपको जितना ज्यादा एंजॉय करना है, आप कीजिए। अपने मन को समझाइए कि हम पूरी तरह से खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सारे केमिकल यहीं से रिलीज हो करके और फिर आपको वैसी फीलिंग दिलाते हैं। तो अगर खुश रहना है दोस्तों, तो खुश रहने की शुरुआत ब्रेन से ही होगी, है ना। समझ रहे हो? तो देखो दोस्तों, याद रखो, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको दुखी करने के लिए भरे पड़े हैं। मतलब आसपास वालों का तो पता नहीं क्या है, रिश्तेदारों का बड़ा खेल है। वो आपको रोगी ही देखना चाहते हैं। देख लो, मैं तो कहता था कि ये फालतू आदमी है, ऐसे टाइप वाली बातें। चलो खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम मानव रोग के बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। किस किस तरह के रोग होते हैं और किस किस तरह के रोग आमतौर पर होते हैं। देखिए, कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कि पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हृदय से संबंधित रोग हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कान में और किसी के दिमाग में मकड़ी घुस जाए। नहीं कहते, दिमाग में मकड़ी घुस जाना। और तो और, जैसा कि मैंने कहा, हाथों मच्छर काट दे तो अलग तरह के रोग हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या है कि बीमारी अलग अलग तरह की हो सकती है और उस बीमारी को देने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होते हैं, वो रिश्तेदार। अच्छे रिश्तेदार नहीं, जो खराब वाले नहीं होते कि बेटा क्या चल रहा है। गुस्सा छुटती है उन लोगों को देख करके, पता नहीं ये लोग क्यों आते हैं हमारे जीवन में। खैर चलिए, मानव रोग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मानव रोग को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ह्यूमन डिसीज को हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले ह्यूमन डिसीज के बारे में ये समझेंगे कि उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। और आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 होगा, परसों पार्ट 3 होगा। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिएगा और बड़े बढ़िया तरीके से समझिएगा। देखिए दोस्तों, दुनिया में वैसे 2 तरह के रोग हम आमतौर पर मानते हैं। एक होते हैं जिनको कहते हैं कॉन्जेनिटल रोग। कॉन्जेनिटल डिसीज का मतलब यह होता है कि जो जन्मजात रोग हैं, ऐसे रोग जो कम ही नहीं हो सकते, कभी इनको ट्रीट भी नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि समस्याएं हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं किसी व्यक्ति को दिल में छेद है, तो दिल में छेद वाली समस्या का क्या ही किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है ऑपरेशन करके ट्रीट नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन करके किया जा सकता है ट्रीट। लेकिन फिर भी देखो, कॉन्जेनिटल रोग, किसी को क्लेफ्ट फुट है तो क्या किया जाए, किसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम है तो क्या किया जाए, ऐसी बीमारियां भी होती हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा, मानव रोग की हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, तो मानव रोग में फिर दूसरी होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीज का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारियां जिनको हम अधिग्रहित करते हैं। तो अधिग्रहित बीमारियां या अधिग्रहित रोग, और ये वो हैं जो हम अपने शरीर के अंदर लाते हैं। अब शरीर के अंदर लाने का मतलब यह है कि शरीर के अंदर जो रोग आएंगे, जो एक्वायर्ड डिसीजेस आएंगी, वो एक्वायर्ड डिसीजेस 2 तरह से फिर से हो जाएंगी, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, शरीर के अंदर क्यों आती हैं बीमारियां। पहला तो बीमारियां इसलिए आती हैं क्योंकि पोषण की कमी है। अगर हम कहें लेस न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कहें, पोषण की कमी कहें, तो पोषण की कमी बिल्कुल सही है कि हाँ भाई, पोषण की कमी से बीमारी आती है। जैसे अब पोषण की कमी है, मान लीजिए कि मानव शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाए, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है ना, मसूड़े दांत छोड़ने लगते हैं, गोश्त हड्डी छोड़ने लगता है। अगर मसूड़े दांत छोड़ने लगे, गोश्त हड्डी छोड़ने लगे, तो मतलब समझ लीजिए कि पोषण की कमी तो है। लेस न्यूट्रिशन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेस न्यूट्रिशन। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि एक्वायर्ड डिसीज वो होते हैं जो पोषण की कमी से नहीं, परंतु
कम्युनिकेबल होते हैं, यानी कि जो संचारी रोग होते हैं वो, तो देखो दोस्तों यहां पर आते हैं संचारी रोग। संचारी रोगों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज। ये जो अगल बगल में बैठ के खांस देते हैं लोग, और खांस देने के बाद फिर दूसरे को भी बीमारी दे देते हैं, ऐसे कम्युनिकेबल वाले होते हैं, संचारी रोग होते हैं। समझ रहे हो ना? अब जैसे मान लीजिए बगल में बैठ के कोई खांस दिया, तो खांसी देके तो चला ही गया, बगल में बैठ के छींक दिया, कुछ नहीं तो बगल में बैठ के अगर छींका, कोरोना देख चला गया, तो पता चले कि जीवन चला गया, खत्म हो गया जीवन। क्या बोले, समझ रहे हो? झारखंड से मिलता जुलता नाम जो है। अब देखिए, ये जो पोषण की कमी से रोग होते हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब कि ये गैर संचारी रोग होते हैं, है ना? ये होते हैं गैर संचारी रोग, कि मतलब छूने से नहीं फैलते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए किसी के शरीर में, है ना, किसी के शरीर में विटामिन की कमी हो जाए, तो उसको जो रोग होगा बगल में बैठे वाले के शरीर में थोड़ी ना विटामिन कमी कर देगा। अगर मान लीजिए कि हम बैठे हैं, हमको विटामिन कमी है, जिस वजह से हमको कोई एक रोग हो गया है, मान लीजिए कि विटामिन कोई विटामिन, यार विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम से संबंधित कोई रोग है। अब विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम से संबंधित कोई रोग है, तो वो हम किसी को छू देंगे तो उसको थोड़ी ना फैल जाएगा। समझ रहे हो आप? लेकिन ये जो होते हैं ना संचारी रोग, ये फैलाए जाते हैं एक वेक्टर द्वारा, रोगजनक द्वारा फैलाए जाते हैं। और इसके लिए ये काम करता है, रोगजनक द्वारा फैलाए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। और रोगजनक द्वारा कैसे फैलाए जाते हैं? दे आर स्प्रेड, याद रखिएगा, दे आर स्प्रेड बाय द वेक्टर्स। ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये वेक्टर्स द्वारा फैलाए जाते हैं संचारी रोगों में। जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं जो ये रोग फैलाते हैं? तो दोस्तों 5 तरह के ऐसे वेक्टर हैं जो ये रोग फैलाने का काम करते हैं, जिनमें से पहले होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग वायरस। वायरस का मतलब होता है विषाणु, विषाणु रोग फैलाते हैं। फिर दूसरे होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, ये भी रोग फैलाते हैं। तीसरे होते हैं फंजाई, फंजाई का मतलब होता है कवक, ये भी रोग फैलाते हैं। चौथे होते हैं प्रोटोजोआ, और ये जो प्रोटोजोआ हैं, ये प्रोटोजोआ भी रोग फैलाते हैं, प्रोटोजोआ। और 5वें होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं वॉर्म, जिनको कहते हैं कृमि। जैसे एक बात बताइए, ये जो मानव रोग हैं, इन मानव रोगों को जो हम इतने सारे टाइप में डिवाइड किए हैं, इतने टाइप आप पढ़े थे पहले से? बताओ बताओ बताओ। कोई गर्ल एटीट्यूड है, कह रही है सॉरी सर, बाय सर, बाय डियर, हैव अ नाइस डे। अब बताओ जल्दी से, अब ये बताओ, ये जो रोगजनक होते हैं जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं, ये रोगजनक द्वारा, जैसे वॉर्म से फैलने वाली बीमारी। अब वॉर्म से किस तरह की बीमारी फैलती है? वॉर्म से एक बीमारी फैलती है, एक वॉर्म होता है, एक कृमि होता है जिसका नाम है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। सुना है कि नहीं सुना? बताओ जल्दी से, आज आपसे बढ़िया प्रश्न पूछ रहा हूं। एक वॉर्म होता है जिसका नाम है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। इसको कॉमनली कहते हैं पिन वॉर्म। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस को हम लोग कहते हैं पिन वॉर्म। पिन वॉर्म को जानते हो हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको चनूना, और कई जगह पर इसको चुन्ना कहा जाता है। अब चनूना और चुन्ना काटता तो है। बचपन में जब मिठाई बहुत ज्यादा खा लिया जाता था, तो कई बार जो एनएस रीजन है, जो गुदा द्वार का रीजन है, वहां पर ये एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस नाम के वॉर्म हो जाते थे। और बचपन में फिर बच्चों को देखो तो उनका एक हाथ पीछे की तरफ व्यस्त ही रहता था, परमानेंट वो लोग ना उंगली कर रहे होते थे, परेशान हो जाते थे यार बच्चे, बताइए, मिठाई खा खा के। चनूना जानते हो? तो अब नहीं जानते हो तो हम क्या बताएं, फोटो तो दिखाएंगे तो समझ जाना। चनूना जो होता है, जिसको चूना बोलते हैं, वो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस एक तरह का वॉर्म है जो बच्चों के एनस रीजन में, जो बच्चों के गुदा द्वार में आमतौर पर आ जाता है। और फिर तो भैया हो, फिर तो समझ रहे हो ना, बड़ी तकलीफ देता है। सबको काटा होगा बचपन में, ऐसा बात नहीं है, है ना? तो इसमें कोई नया नहीं है कंसेप्ट। खैर चलो,
कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात रोग। ऐसे रोग जो आनुवांशिक होते हैं, आनुवांशिक असामान्यता की वजह से होते हैं, किसी तरह का मेटाबॉलिक मालफंक्शनिंग हो जाए, यानी कि चयापचय संबंधी विकार हो जाए, किसी अंग की खराबी हो जाए। अब जैसे अगर मान लीजिए किसी को दिल में छेद है, तो ये एक ऐसी बीमारी है, फिर जो मतलब दिल में छेद होना तो फिर बीमारी ही है, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हो। और मूल रूप से कॉन्जेनिटल या जन्मजात रोग जो होते हैं ये स्थायी रोग होते हैं, आमतौर पर आसानी से इलाज योग्य नहीं होते। बच्चों को तो कई बार हेरिडेटरी मिल जाते हैं, आनुवंशिक रूप से मिल जाते हैं कि पिता में था तो बच्चों में आ गया, है ना। जैसे हेरलिप नाम का एक रोग होता है, क्लेफ्ट पैलेट नाम का एक रोग होता है, क्लब फुट नाम का एक रोग होता है। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। कॉन्जेनिटल डिसीज इनको कहते हैं, इनको जन्मजात रोग कहा जाता है। लेकिन कॉन्जेनिटल डिसीज के साथ साथ गुणसूत्रों में अगर असंतुलन हो जाए तो मोंगलिज्म की उपस्थिति हो जाती है। मोंगलिज्म, है ना, बॉर्न ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी एक सिंड्रोम होता है, आप देखो होंठ के आसपास का एरिया पूरा नीला कलर का हो जाता है। तो ये नीला कलर का हो जाना ये भी इसी वजह से है। तो है ना, किसी तरह से हृदय संबंधी विकार भी ऐसे ये जन्मजात रोग होते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अधिग्रहित रोग। अधिग्रहित वो हैं जो हम कहीं से मंगवाते हैं। मतलब जब हम खुद ही अपने शरीर में पोषण का ख्याल नहीं रखेंगे तो पोषण का ख्याल ना रखने की स्थिति में रोग तो आएगा ना। अब एक बात बताइए, जानबूझ के प्रोटीन की मात्रा शरीर में नहीं लेंगे तो कहां से आपके शरीर में आपके टिश्यू बनेंगे? भाई प्रोटीन की मात्रा अगर शरीर के अंदर जाएगी ही नहीं तो फिर कहां आपके शरीर में किसी भी तरह से किसी भी तरह का एक बढ़िया मसल डेवलप हो पाएगा। और एक बात बताओ, आप लोग ये सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भैया, जिन्होंने नहीं किया है ये बताइए। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया है उन सभी लोगों को आज रात को मच्छर काटेगा। समझ रहे हो? हाँ, ये जो खाने पीने में इतना ज्यादा है ना, खाने पीने में अंट संट खाना पीना कुछ भी आजकल तो ये पता नहीं है, हमको ये समझ में नहीं आता ये मोमोज क्या आ गया है मार्केट में यार, हद है। सिमरन कुमारी जी अभी नहीं आया है DSSB का एडमिट कार्ड, आएगा तो बता देंगे, ठीक, बताओ, ठीक है। हाँ, सुभाष भट्टू पढ़ाएंगे इसके बाद बाबू, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। पर एक बात बताओ, ये मोमोज, अभी मैं एक मोमोज वाले की दुकान में गया क्योंकि मुझे बोला गया था घर से कि मोमोज लेकर के आना, जब मैं घर में था अभी कुछ दिनों पहले। मैं उस मोमोज वाले के यहाँ पहुंचा, उसके यहाँ ऐसी भीड़ लगी थी और ऐसे लड़कियां, अरे तीखी चटनी है क्यों खा रहे हो, वो सच में बहुत नुकसान करता है, पेट में जाकर के मोमोज तो बैठ जाता है, मैदा होता है यार, समझ रहे हो? क्यों 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 इतना क्यों इतना मोमोज का प्रचलन? आज से 5 साल 6 साल पहले जब तक मोदी जी की सरकार नहीं थी तब तक क्या मोमोज वाले थे? भाइयों और बहनों, मैं आंसर जानना चाहता हूं, क्या 2014 के पहले आपने मोमो वालों को देखा? नहीं ना, अभी आजकल मोमोज वाले आ गए हैं। और तो और मैं स्टडी पढ़ रहा था, मैं मजाक कर रहा हूं मोदी जी के बारे में, पर स्टडी पढ़ रहा था मैं। ये देखो दोस्तों कि मोमोज जो हैं, उन मोमोज के खाने की वजह से कितनी सारी बीमारियां आ रही हैं शरीर में, बताओ। और वो जितने नेपाली लड़के हैं, जितने नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई हैं, वो सब आकर के और वो पूरा मार्केट कैप्चर किए हुए हैं यार। अब तो लोग रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं, यही मोमोज मोमोज खा रहे हैं सब। एक हमारे ऑफिस के नीचे मोमोज का ठेला लगाता है, क्या बताएं, एक्वायर डिसीज। बढ़िया, वो बगल में एक चाचा है, बढ़िया चूल्हा वूल्हा जला के लिट्टी चोखा बनाते हैं, उनका कोई नहीं खाता ना, बहुत कम लोग खाते हैं। हम तो जाते हैं तो बोलते हैं चाचा बनाइए लिट्टी चोखा। लेकिन 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 मोमोज वाले के यहाँ पे भीड़ लगी रहती है भाई साहब। और कितने तरह का मोमोज वो बनाता है। तंदूरी मोमोज क्या होता है यार, वो मैदा को भूंज रहा है आग में, बताइए। खैर, मोमोज हमारा मुद्दा नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्वायर्ड वो हैं जो जन्म से मौजूद तो नहीं है लेकिन विभिन्न कारणों और कारकों के कारण दिखाई दे जाते हैं। मतलब ये समझिए, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शन वाली डिसीज संचारी या संक्रामक रोग में, और दूसरा है गैर संचारी या गैर संक्रामक रोग में। इनको हम, है ना, इनको हम 2 तरह से बांट सकते हैं। तो एक तरफ तो संचारी या संक्रामक हो गए,
कम्युनिकेबल डिसीज जो है पैथोजन की वजह से फैलती है, वेक्टर जिनको पैथोजन रोगजनक कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। रोगजनक जो है, ये रोगजनक का मतलब हम बात कर रहे हैं पैथोजन की, हम बात कर रहे हैं वेक्टर की। तो ये जो वेक्टर है फैलाने वाले हैं, ये जो पैथोजन है, इन्हीं सब की वजह से ये रोग फैलता है। वेक्टर की मदद से बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक और कृमि वगैरह की वजह से फैलता है ये। और गैर संचारी जो अपक्षयी रोग होते हैं, ये किसी न किसी चीज की कमी की वजह से शरीर में होते हैं, है ना। देखो, किसी न किसी चीज की कमी की वजह से ये होते हैं। तो देखो दोस्तों, याद रखना, शरीर में किसी अंग या अंग प्रणाली खराबी के कारण जब रोग हो जाता है तो विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि कमी के रोग, कुछ पोषक तत्व हैं, खनिज या विटामिन की कमी कारण है, कैंसर वगैरह है। कैंसर भी, अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैं कैंसर की बात करता हूं, तो कैंसर में क्या होता है, कैंसर में कैंसर, सबसे पहले तो एक बार ये पूछा गया था कि ये बताइए कि कैंसर की पढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है। तो कैंसर की पढ़ाई को बाबू कहा जाता है ओंकोलॉजी। अच्छा, ओंकोलॉजी क्यों कहते हैं इसको, जानते हो? तो उसके पीछे ये जो कैंसर वाला एजेंट है, ये वास्तव में ओंकोजीन ही है। ओंकोजीन, ओंकोजीन, ये ओंकोजीन जो है, ओंकोजीन ये कैंसर का एजेंट है, कैंसरस एजेंट। तो देखिए होता क्या है कि जैसे किसी भी इंसान को, भगवान न करे कभी कैंसर हो ही ना किसी को, है ना, ऊपर वाले, है ना, ऊपर वाले कहें, ऊपर वाले करें ऐसा, ऊपर वाला हमारे ऊपर ऐसी बरकत दे, कैंसर हो ही ना किसी को, कभी कैंसर जैसी बीमारी तो ना हो। अब ये देखो होता क्या है, किसी भी मानव शरीर में होती हैं कोशिकाएं, और मानव शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका डैमेज अगर होने लग जाए तो उनके डैमेज को कैसे हल किया, मतलब कैसे सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो अब वो जो डैमेज है, वो डैमेज अगर ओंकोजीन की वजह से हो रहा है ना, तो धीरे धीरे वो डैमेज होने लगता है। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसर का एक इलाज करते हैं लोग, कहते हैं कि ये 3 स्टेज में होता है। एक तो होता है स्टेज 1, और दूसरा होता है स्टेज 2, और तीसरा होता है स्टेज 3। स्टेज 3 में बहुत कम लोग ठीक ठाक हो पाते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 तो फिर भी ठीक ठाक किया जा सकता है। और आप लोगों ने यह भी नाम सुना होगा कि इसके लिए किया जाता है कीमियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमियोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। आसिया खान, इस जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद एक मैसेज ड्रॉप कर देना, हम सही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, यहां पे क्या पॉइंट बता रहे हैं हम, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में पता है क्या होता है, कीमोथेरेपी में इंजेक्शन लगते हैं, कीमो के सेशन होते हैं, और वो इंजेक्शन लगते हैं, असहनीय दर्द होता है यार, और वो उस जगह पर जाकर के उन सारी कोशिकाओं को मार देता है जो भी कोशिकाएं वहां पर मौजूद होती हैं जहां से कैंसर फैल रहा है। तो मतलब ये कीमोथेरेपी वाला तो चलो इंजेक्शन वाला हो गया। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ पे कैंसर हो गया, भगवान न करे, एक बार फिर से कह रहा हूं, भगवान न करे कभी किसी को कैंसर हो, ऊपर वाला चाहे तो इस बीमारी को ही खत्म कर दे पूरी दुनिया से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्दी जुकाम हो, बस सर्दी जुकाम होने के बाद ठीक हो जाए। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी की तबीयत खराब तो भगवान करे उसको 10-12 छींक आ जाए जल्दी जल्दी, बस, बाकी और बीमारी होनी ही नहीं चाहिए किसी में भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों, ये हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। हम पूरे विश्व के लिए ये प्रार्थना करते हैं, तो अपने भारतीय वाले जो हैं, जो हमारे अपने हैं, इंडियंस हैं, उनके लिए तो है ये भाई, कभी ना हो कुछ भी। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए किसी के यहां पर हो गया कैंसर, कैंसर सेल यहीं से फैल रहा है। अधिकतर तो ऐसा नहीं होता, अधिकतर ऐसा होता है कि वो ट्यूमर से फैलता है, ब्रेन ट्यूमर से फैलता है, ठीक है, अंदर कहीं ट्यूमर बन जाए तो वहां से फैलता है। इसलिए तो थोड़ा ना ये टिटनेस विटनेस का थोड़ा अच्छे से देखा करिए। अगर मान लीजिए यहां से कैंसर फैलना शुरू हुआ तो वो क्या करेंगे, रेडिएशन इस जगह पर डालेंगे और इस जगह की सारी कोशिकाओं को ही मार देंगे। समझ रहे हो? रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि जैसे इस जगह से शुरू हुआ तो इस जगह पे वो रेडिएशन डालेंगे और रेडिएशन डालने के बाद इस जगह की सारी कोशिकाओं को ही मार देंगे। तो ये जो ओंकोजीन जो
डिस्टॉर्टेड कोशिकाएं थी इनको भी खत्म कर दिया और जो सही कोशिकाएं थी वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह से सारी की सारी कोशिकाएं एक जगह पे खत्म। यही काम कीमोथेरेपी में इंजेक्शन लगा करते हैं। और अगर स्टेज 1 में किसी का पता चल जाए तो स्टेज 1 में तो प्रॉपरली उसको ट्रीट किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस समय पर तो अब क्या ही कहा जाए, अब जिस तरह से है, कोई कह रहा है प्लास्टिक से कैंसर फैल रहा है, कोई कह रहा है किससे कैंसर फैल रहा है, आधे तो लोग डरा देते हैं। मैं एक बहुत अच्छा सा अभी किस्सा सुन रहा था कि एक बार ना एक कैदी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका में। उस कैदी के ऊपर एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि उसको दिखाया गया कि ये देखो सामने वाले में एक पिंजरे में कोबरा कैद है और उस कैदी को भी वहां पे बगल में रखा गया। अब कोबरा तो जानते हो सांप होता है। और अब हुआ क्या कि उस कैदी को दूसरी तरफ मुंह घुमा करके उसके पैर में 2 पिन ऐसे चुभा दी गई, जैसे लगता है सांप काटता है जैसे दोनों तरफ से पकड़ करके, वैसे ही 2 पिन उसको चुभा दी गई। आप विश्वास नहीं मानोगे, वो कैदी मर गया, उसके शरीर का रंग तक चेंज हो गया। और बाद में पता चला कि कोबरा के काटने से नहीं, उसके दिमाग में उसने अपने आप ये सोच लिया था कि अब मुझे एक ऐसा रोग हो गया, मुझे कोबरा ने काट लिया है। उसके दिमाग ने कुछ ऐसे ज्यादा केमिकल्स रिलीज किए जिस वजह से उसे डर से मृत्यु हो गई। सोचो, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो सोचिए आप कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो सोचता है उस सोच से भी बहुत सारे रोगों को मार सकता है। और इसीलिए जब जब ये कहा जाता है कि भारतीय परंपरा में हम अथर्ववेद को पढ़ते हैं, अथर्ववेद में बहुत सारे ऐसे जादुई श्लोक हैं, जिन जादुई श्लोकों को पढ़ करके किसी बीमार व्यक्ति के कान में सुनाया जाए तो उसके अंदर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोग कहते हैं काला जादू है यार अथर्ववेद में। कौन सा काला जादू? कौन सी बंगाली बाबा की पुस्तक है वो जिससे किसी वशीकरण के मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं? ये जो है ना, ये जो इतिहासकार लोग हैं जबरदस्ती अथर्ववेद को कहते हैं जादू और टोने की पुस्तक है। कौन सा जादू और टोना लिखा हुआ भाई अथर्ववेद के अंदर? जबरदस्ती। तो अथर्ववेद के अंदर जो लिखा हुआ ना सब टोटल फालतू चीजें हैं। मतलब अथर्ववेद के अंदर जो लिखा हुआ वो तो सही है, पर अथर्ववेद के बारे में जो लिखा है ना इन लोगों ने कि जादू और टोने की पुस्तक है, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स नहीं है, दे आर मिस्टीरियस श्लोकास, मिस्टीरियस हिम्स, मिस्टीरियस मंत्रास। वो किसी बीमार व्यक्ति के कानों में सुना करके बीमार व्यक्ति को ठीक करने की, मतलब उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की कोशिश करते हैं। क्यों आयुर्वेद में अभी भी देखिए अलग अलग तरह से प्रकृति के बीच में रख करके लोगों का इलाज किया जाता है। और देखो दोस्तों, जो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक जो औषधि है, आयुर्वेदिक जो पद्धति है, भले ही थोड़ा समय लेती है, लेकिन आपको पता है कि आयुर्वेदिक पद्धति हमेशा हमेशा काम आती है ना। तो आपको पता ही है क्या करते हैं ये लोग। इन लोगों का बस यही काम है कि जब भी कोई धर्म ग्रंथ देखो बस उसके बारे में फालतू फालतू बातें कह दो। चलिए खैर, अब देखो गाउट का मतलब क्या होता है। अच्छा, गाउट और गॉइटर ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है गाउट, एक है गॉइटर। ये गॉइटर होता है घेंघा रोग। ये घेंघा रोग आपने देखा होगा ना, यहां हो जाता है किसी किसी गले में, तो फिर ऐसे पट्टी बांध करके घूमता है, तो वो घेंघा रोग अलग है बाबू, ठीक है। ये गाउट अलग है। तो गाउट का क्या है, गाउट यूरिक एसिड क्रिस्टल जब जमा हो जाते हैं जोड़ों में, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल में जमा, मतलब वो जो क्रिस्टल है यूरिक एसिड के, वो जोड़ों में जमा हो जाने की वजह से फिर बहुत ज्यादा समस्या होती। इसलिए ऐसा खाना खाने के लिए मना किया जाता है जिस खाना खाने की वजह से बहुत सारे यूरिक एसिड सब्सटेंस बनते हों। तो गाउट रोग एक बहुत ही ऐसा रोग है जिसमें परहेज ही इसका इलाज, समझ रहे हो, ये परहेज ही इसका इलाज है। और चलो आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। और एक बात बताइए, क्या रक्त का थक्का ना जमे, हीमोफीलिया की बात जब कर रहे हैं हम, क्या इसको रॉयल्स डिसीज कहते हैं? जल्दी से बताइए, क्या इसे रॉयल डिसीज कहा जाता है? ये आपके लिए प्रश्न है कि क्या इसे रॉयल्स डिसीज कहते हैं हीमोफीलिया को?
हीमोफीलिया का मतलब रक्त का थक्का ना जमना, और रक्त का थक्का नहीं जमता है किस चीज के मौजूदगी से, तो हेपरिन की मौजूदगी से। याद रखिएगा, एक तो हेपरिन है, हेपरिन की मौजूदगी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के अगर मौजूद हो तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के को फिलोक्यूनोन के नाम से जाना जाता है, जिसे कई लोग फाइलोक्यूनोन भी बोलते हैं। मैं फिलोक्यूनोन बोलता हूं क्योंकि ब्रिटिश यही प्रोनाउंस करते हैं। और देखो दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसको रॉयल डिसीज क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बीमारी सर्वप्रथम देखी गई थी पुर्तगाल एवं यूरोप के राज परिवारों के लोगों में। पुर्तगाल और यूरोप के राज परिवार के लोगों में यह बीमारी देखी गई थी। इसको हीमोफीलिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ब्लीडर्स डिसीज कहते हैं। ब्लीडर्स डिसीज, ब्लीडर का मतलब होता है जिसका खून बहना बंद ही ना हो, उसको ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, और ब्लीडर डिसीज का मतलब खून बहना बंद नहीं हो रहा, खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बंधा फूट गया है बॉडी के अंदर से, ना। तो जो यूरोप के राज परिवार के लोग हुआ करते थे, यूरोप के राज परिवार के लोगों में यह बीमारी पाई जाती थी, स्पेन के, ब्रिटेन के राजाओं के अंदर, रानियों के अंदर, इसलिए इसको ब्लीडर रोग कहते हैं। हीमोफीलिया ए कहते हैं ग्लोबुलिन फैक्टर की कमी की वजह से, और हीमोफीलिया बी जिसको क्रिसमस डिसीज कहते हैं। बाबू याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए क्रिसमस रोग किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा हीमोफीलिया बी को कहते हैं। और थ्रोम्बोप्लास्टिक घटक में दोष हो जाता है, जिस वजह से होता है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि हेपरिन है जो थक्का जमने नहीं देता, प्रोथ्रोम्बिन है जो थक्का जमाने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर के ये तो आप समझ सकते हो ना कि थ्रोम्बोप्लास्टिक घटक यानी कि जो थक्का जमाने वाले हैं वो थक्का जमाने वाले मदद ना करते, थक्का जमाने वाले नहीं मदद करते तो काम नहीं हो सकता, है ना। एक स्टूडेंट हमारी नेहल शर्मा कह रही सर आप रीवा से हैं क्या? नहीं, रीवा से नहीं है, सतना से हैं। ठीक है, सतना मध्य प्रदेश में एक जिला आता है जो मेरा होम टाउन है। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। हेपेटाइटिस नाम का एक रोग है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, इस तरह से हेपेटाइटिस के अलग अलग वेरिएंट हैं। तो हेपेटाइटिस एक वायरस से होने वाली बीमारी है हालांकि, और यकृत की क्षति होती है इससे। और चलिए मैं आपको कुछ कुछ प्रश्न बताता हूं। अच्छा एक बात बताइए, कौन से भारी धातु की विषाक्तता की वजह से लीवर सिरोसिस नाम का रोग होता है? जल्दी से बताइए। ठीक है, अरे आसिया खान स्किन केयर अभी थोड़ी देर पहले आपको बोले थे कि जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो इस वीडियो के पूरा होने के बाद इसके नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आपने गलती से अंग्रेजी वाली बुक ऑर्डर कर दी है, तो आपको हम रिप्लेस करवा के हिंदी वाली यहाँ से भिजवा देंगे। इतना कर सकते हैं आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो आपको लगता है कि हम मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, support@adda247.com में तुरंत मेल कर दो, और मेल करने के बाद अपनी बात लिख दो, पूरा आईडी वाईडी दे देना, क्या नंबर था आईडी का, कितना पेमेंट किए हो, इसमें मेल कर दो, काम हो जाएगा, हम बता देंगे एक बार। लेकिन बार बार कमेंट करने से थोड़ी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखो बाबू, किस धातु की भारी विषाक्तता की वजह से लीवर सिरोसिस नाम का रोग होता है? तो याद रखिएगा, तांबे की विषाक्तता की वजह से। तांबे की विषाक्तता होती है तो लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी जीतू बाबू बताइए। टाइगर की टाइग्रेस? हमको पता था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और मैं बिल्कुल लाइव हूँ, मुझे कम से कम स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बधाई हो आपको। चलिए धन्यवाद, बिल्कुल 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 मुलाकात होती है। चलिए नमस्ते भैया। तो देखो दोस्तों, आज एक बहुत खुशी का दिन है। आज आपके सर मामा बन गए, है ना। तो मेरी जो एक लौती बहन है उसको आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
इंतजार था ही 3-4 दिनों से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अब देखो भाई, कॉपर जो है तांबे की विषाक्तता की वजह से कौन सा रोग होता है? तो ये देखिए, तांबे की विषाक्तता की वजह से, है ना, धातु की विषाक्तता की वजह से लीवर सिरोसिस होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं कि टाइफॉइड किसके कारण होता है, ये बताइए। टाइफॉइड जो रोग होता है, टाइफॉइड रोग किसके कारण होता है बताइए? स्यूडोमोनास, स्टैफिलोकस, बैसिलस या सैल्मोनेला टाइफी। अब यहां देखो, टाइफॉइड होता है बैक्टीरिया की वजह से एक रोग। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। और ये जो बैक्टीरिया की वजह से रोग होता है ना, ये रोग में ये देखिए सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक वायरस है, और ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया इस टाइफॉइड नाम के रोग को जन्म देता है। ठीक है, किसको? टाइफॉइड नाम के रोग को जन्म देता है। तो यह आपको याद रखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, बीसीजी ये प्रतिरक्षण किसके लिए है? बीसीजी का जो टीका लगता है, जल्दी से बताओ, बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है, फटाफट बताइए। बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर मीजल्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए या लेप्रोसी के लिए? बताइए। अब मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं दोस्तों। चलो चलो बताओ बताओ बताओ। मीजल्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, लेप्रोसी है, जल्दी से बताओ दोस्तों। अब हम इस सेशन को थोड़ा यहाँ पे कंप्लीट भी करेंगे, थोड़ा फोन उठा लें, और जरूरी है, आप तो समझ सकते हो, मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो जो बीसीजी का जो प्रतिरक्षण है, बीसीजी का प्रतिरक्षण किसके लिए है? तो ये आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि यह टीबी से बचाव के लिए होता है। अब बाकी जो प्रश्न होंगे वो पार्ट 3 में हम लोग करेंगे, ठीक है? बाकी जो प्रश्न है वो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे दोस्तों। पार्ट 2 में, सॉरी, पार्ट 2 कल होगा और हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको एक जानकारी और दे देना चाहते हैं। वो जानकारी ये है कि अगर तो आप तैयारी करना चाहते हो हमारे पेड कोर्सेज के माध्यम से दोस्तों, तो आपको फायदे क्या क्या मिलते हैं वो बता देता हूं। आप कुछ नहीं, गूगल पर जाकर के अड्डा 24/7 सर्च कीजिए। अड्डा 24/7 जैसे ही सर्च करेंगे, अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद ये वेबसाइट खुल के आएगी। आप ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, एसएससी पे जाइएगा, और एसएससी पे जाने के बाद जो हमारा DSSB या जो हमारा ये, अच्छा सॉरी, रेलवेज पर जाइएगा। अब देखिए हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। रेलवेज पर जाइएगा, रेलवे के महापैक पर चले जाइएगा। रेलवे का जो महापैक है ना, वो रेलवे का महापैक इस समय पर आपको मिल रहा है बहुत कम दामों में। रेलवे का महापैक जिसमें आरआरबी, ALP और अन्य सभी क्लासेस हैं। 500 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास, ये देखिए 500 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास, 1397 टेस्ट सीरीज, 431 ई बुक्स, 4897 वीडियोस, ये सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र और मात्र कितने में? तो ये प्रेप 75 कूपन कोड हटाइएगा, Y263 लगाइएगा, Y263 जैसे ही लगाएंगे आप देखिए, आप पाएंगे कि 1839 मात्र में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ यह आपको मिल जाएगा। तो बस कूपन कोड यहां पर लगाइए और वह कूपन कोड होगा Y263, Y263। ठीक है, फटाफट लगाओ और ले लो इसको, ठीक है? तो यहां पे सब कुछ आपको मिलेगा। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में 3 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और फिर मुलाकात होती है, जल्दी ही मिलते हैं।